तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसको किसको बायोलॉजी में दिक्कत हो रहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप बताइएगा कमेंट करके। उन्हीं के बेस पे मैं वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा था बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए सर 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। सर कैसे होगा बायोलॉजी में, कैसे पास होंगे? तो भाई कैसे पास होगे, लो पास हो गए, आप आराम से पास हो गए। अब भाई बायोलॉजी में क्या चाहिए, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न, 5 लघुत्तरीय प्रश्न और साथ ही साथ तीन तीन आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न बात करने वाला हूँ सिर्फ बायोलॉजी के। तो एक ही चैप्टर में बायोलॉजी तो पूरा खत्म हो गया आप लोगों का। अब बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तब कुछ नहीं बचा तो लाइक बनता है कि नहीं, आप बताइए। एक प्यारा सा लाइक बनता है कि नहीं आपके लोगों के लिए? इतना अच्छा सा वीडियो हमने इंक्लूड किया है। इससे बाहर तो बायोलॉजी में कभी जीवन में कहीं कुछ बाहर नहीं जा सकता है। इससे बाहर तो बायोलॉजी में कुछ नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देख लिया कंप्लीट तो बायोलॉजी आपके हाथ में है। इससे बाहर बायोलॉजी जाना समझ लीजिए कि मुमकिन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाइक तो बनता है, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड यहाँ, ताकि आपका फ्रेंड एकदम बिल्कुल खुश हो जाएगा कि भाई यहाँ तो कोई वीडियो भेज दिया हमारे यहाँ, इतना अच्छा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर 10 अति लघुत्तरीय, फिर 5 लघुत्तरीय, फिर 3 दीर्घोत्तरीय। पूरा कंप्लीट वीडियो बायोलॉजी का होने वाला है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पहले हम बहुविकल्पीय देखेंगे। 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न और पहला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है साथ ही साथ कि पीत रस का स्राव होता है, बताइए पीत रस का स्राव होता है पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में, अमाशय में? कमेंट करके हमारे पास बताइए आप। ठीक है, साथ ही साथ आप ही बता दीजिए कि क्या होगा इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर। कि पीतरस का जो स्राव होता है वो होता है कहाँ पे होता है? पीतरस का स्राव वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीतरस का जो स्राव होता है ना, वो यकृत में होता है। कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। ऑप्शन ए, अरे सॉरी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। पीतरस का स्राव होता है यकृत में। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या भाई, कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी प्रश्न इतनी बार आए हुए हैं कि इस बार आपको देखने को जरूर मिलेगा इसमें से। ठीक है, मनुष्य में जो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, 24, 28 की 32? अगर आपको जानकारी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है भाई? 20 होती है। बात खत्म। ऑप्शन ए। ठीक है, सबको मालूम है, नॉर्मल एक क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो दूध की दांतों की संख्या 20 ही होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, आइए तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कि प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है। बताइए कि ऊर्जा गृह कहलाता है कौन कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, राइबोसोम्स कहलाता है, कि माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, कि लाइसोम्स कहलाता है? बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कि प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है। बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन, किसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह कहते हैं। किसे? ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सोचना क्या भाई, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। बात खत्म। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा का घर कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे और इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा। कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों, कोष्ठों का हम वेस्मो भी कहते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के हृदय में जो कोष्ठों होते हैं, वेस्मो होते हैं, उनकी कितनी संख्या होती है? तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठों वेस्मो की संख्या होती है, बताइए 1, 2, 3, 4? बताइए क्या होगा इन चार ऑप्शनों में से? कोई ना कोई राइट आंसर होगा। जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों वेस्मो की संख्या होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितनी होती है? 4 होती है। कितनी? 4 होती है। जितने लोगों ने ऑप्शन अगर डी दिया होगा तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो याद कर लें, क्योंकि प्रश्न से मुलाकात होगी 100% 2022 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए आइए, एक क्वेश्चन नंबर क्या था? 4 था ना। क्वेश्चन नंबर 5 आइए तो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कि फेफड़े में शुद्ध रुधिर आता है। कह रहा है कि फेफड़े में शुद्ध रुधिर आता है। बताइए बाएं अलिंद से, कि दाएं अलिंद से, कि बाएं नीले से, कि दाएं नीले से आता है? बताइए फेफड़ों में जो शुद्ध रुधिर आता है वो आता है बाएं अलिंद से, दाएं अलिंद से, बाएं नीले से, कि दाएं नीले से आता है? बताना है आप लोगों को। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, बाएं नीले से आता है। जो हमारे फेफड़ा होता है, फेफड़ा में जो हमारा प्योर ब्लड आता है वो बाएं नीले से आता है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर। भाई इसमें सोचने वाली तो कुछ बात है नहीं, आराम से पढ़ना है, ऑप्शन आपको मार के चले जाना है। ठीक है, पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि पादपों में जाइलम का
कार्य होता है? बताना है कि जो पादप होते हैं, पादपों में जो जाइलम पाया जाता है, उस जाइलम का क्या कार्य होता है? यह उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन करता है कि ऑप्शन बी जल का संवहन करता है कि ऑप्शन सी भोजन का संवहन करता है, ऑप्शन डी अमीनो अम्ल का संवहन करता है? आपको बताना है कि पादपों में जाइलम का क्या कार्य होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पादप जो होते हैं, पादप में जाइलम का कार्य होता है जल का संवहन करने का। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। क्या? जल का संवहन होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को। प्रश्न नंबर 6, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 नीचे भी आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। प्रश्न नंबर 7 कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का जो स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में होता है, प्रोटीन के रूप में होता है, कि हार्मोन्स के रूप में होता है, कि वसा के रूप में होता है? बताना है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो होता है किसके द्वारा, किस रूप में होता है? ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन ए, 7वां का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सुक्रोज के रूप में स्थानांतरण होता है फ्लोएम द्वारा भोजन का। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, प्रश्न नंबर 7वां क्लियर। प्रश्न नंबर 8वां, आइए प्रश्न नंबर 8वां का उत्तर दीजिए जल्दी से आप लोग। मनुष्य में जो वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। कह रहा है कि मनुष्य में जो वृक्क है, ये वृक्क एक तंत्र का भाग है और जो कि संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन की परिवहन। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो यह किससे संबंधित है? तो यह उत्सर्जन से संबंधित है। किससे? उत्सर्जन से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। किसके लिए? उत्सर्जन के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको देख लेते हैं। बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, कि लिस्मानिया में? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा? इसके लिए राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन होता है इन चार ऑप्शन में किस में होता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो वो होता है ईस्ट में। क्या होता है? ईस्ट में होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन होता है ईस्ट में होता है। प्रश्न नंबर 9 क्लियर। आइए प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। इसमें इस स्लिप में आपको प्रश्न नंबर 10वां दिखाई देगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा प्रश्न नंबर 10वें के लिए राइट आंसर। चलिए, प्रश्न नंबर 10वां देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होगा कि पराग कोष में होता है। बताना है कि पराग कोष में क्या होता है? वायदल, अंडाशय, बीजांड की परागण? ठीक है, बताइए। परागकण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पराग कोष में होता है। क्या होता है भाई? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना, जल्दी से कमेंट बताइए। पराग कोष में होता है। तो सिंपल नाम से ही आपको मालूम चला कि पराग कोष में क्या होता है? तो परागकण होता है। पराग कोष में क्या होता है? परागकण होता है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन के लिए, मतलब ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको दिखाई दे रहा है साथ ही साथ, तो इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? बताइए, जब निषेचन हो जाता है तो पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय की बीजांड? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और भाई बाहर जाना निश्चय है। अगर आपने पढ़ लिया तो बायोलॉजी कहीं से क्वेश्चन दे तो तुरंत इसका आंसर बता देंगे आप। तो निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड? जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अंडाशय मेरे भाई। क्या? अंडाशय। ठीक है, क्लियर। अंडाशय जो है निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय फल में बदल जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि जल में घुलनशील होता है। बताइए कि कौन सा ऐसा विटामिन जो जल में घुलनशील होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। जल में घुलनशील होता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एमपी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, 2022 में तो पूछा हुआ। ठीक है, तो आराम से करके चले आइएगा। तो जल में घुलनशील विटामिन सी, क्लियर ना। चलिए, प्रश्न नंबर 13 डीएनए पाया जाता है। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव में, केंद्रक द्रव में, केंद्रिका में, केंद्रक में? बताइए, डीएनए पाया जाता है कहाँ भाई पाया जाता है? आप लोगों को सही सही इसका आंसर बताना है कि डीएनए पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन है ना, बताइए। कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, केंद्रिका में, कि केंद्रक में पाया जाता है? बताइए क्या होगा राइट आंसर। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए केंद्रक में तो पाया जाता है। ऑप्शन बी कहाँ पाया जाता है? केंद्रक द्रव में पाया जाता है। केंद्रक द्रव में डीएनए पाया जाता है। क्लियर हो गया है प्रश्न। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 14 की तरफ। और प्रश्न नंबर 14 बोल रहा है यहाँ पे क्या कि केवल प्रोटीन के बने होते हैं। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिर्फ केवल प्रोटीन के बने होते हैं कौन? क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, प्रायोन्स की जीन्स? बताइए केवल प्रोटीन के बना होता है कौन? तो प्रायोन्स। क्या? प्रायोन्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ प्रोटीन से प्रायोन्स बना होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है कि समजात अंगों का उदाहरण है। बताना है कि समजात अंगों का, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि समजात अंगों का उदाहरण है। मनुष्य के हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात। ऑप्शन बी मनुष्य के दांत तथा हाथी के दांत। ऑप्शन सी आलू एवं घास के ऊपर भूस्तारी। और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, बताइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट समजात अंगों का उदाहरण है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी, क्या? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, क्योंकि समजात अंगों का ये तीनों उदाहरण होता है। ठीक है, ऊपर के जो तीनों है वो तीनों उदाहरण है समजात अंगों का, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न नंबर क्या था? 15। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे और देखिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, पहले 20 करना हम लोगों को, इसके बाद हम आगे तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो 16 है विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका प्रश्न है कि विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है बंदर, चमगादड़, खरगोश, चिंपैंजी। बताइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कह रहा है कि अगर मानव के दृष्टिकोण से देखा जाए, मतलब विकास के दृष्टिकोण से, तो विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती क्या होगा? चिंपैंजी। क्या? ऑप्शन डी चिंपैंजी सबसे निकटवर्ती है मानव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। ठीक है, और विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मानव के सबसे निकटवर्ती क्या है? चिंपैंजी है। क्लियर है ना? चलिए आराम से प्रश्न नंबर 17। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये जो जीन शब्द आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए। खुराना ने, पुन्नेट ने, जॉनसन ने, वाटसन ने, ग्रीक ने? बताइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भाई सोचने वाली बात ही क्या? जॉनसन ने। क्या? जॉनसन ने किया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 18। और प्रश्न नंबर 18 क्या बोल रहा है? एड्स का कारण है। एड्स का क्या कारण है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ की कवक? बताइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एड्स का कारण है। एड्स का क्या कारण है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो एड्स के कारण विषाणु है। क्या? विषाणु के कारण एड्स होता है, तो एड्स का कारण विषाणु है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा इसके लिए राइट आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है कि आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पादप का उपयोग किया? कह रहा है कि आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने इन चारों ऑप्शनों में से कौन से पादप का प्रयोग किया था? पपीता, आलू, मटर, अंगूर? सबको मालूम है कि किसका? तो मटर का। भाई ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन बहुविकल्पीय का देख लेते हैं। 20वां बताइए क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे कि निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम, कि लाइसोजाइम एंजाइम, कि पेप्सिन एंजाइम, कि दोनों, ए और बी दोनों? बताइए निम्नलिखित में से मनुष्य के जो लार में पाया जाता है कौन सा पाया जाता है एंजाइम आपको बताना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन डी दोनों, ए और बी, क्योंकि मनुष्य के लार में टाइलिन भी पाया जाता है और लाइसोजाइम भी पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कि 20 महत्वपूर्ण हमने बहुविकल्पीय प्रश्न क्लियर कर दिया। अब हम देखने वाले क्या हैं? ठीक है, तो 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। 10 अति लघुत्तरीय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और समझते हुए चलेंगे। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, यहीं पे सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। 10 अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 10 अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला प्रश्न है कि रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। अब हमसे कह रहा है कि रंध्र क्या है और इसकी उपयोगिता स्पष्ट करना। चलिए देख लेते हैं भाई रंध्र क्या है। तब पादप, पादप मतलब पौधा होता है, समझ आ रहा है ना? तो पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायु भागों की वाय त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों पौधा देखे हैं,
पौधा देखें ना, तो पौधा की जो पत्ती होगा तो उसके बाहरी जो वाय परत होती है कितना कोमल होता है, देखते हैं ना कितना सॉफ्ट होता है ना वो त्वचा। और उन्हीं सॉफ्ट त्वचा में देखें तो छोटे छोटे बारी में क्या होंगे, छिद्र होंगे, और वही छिद्र रंध्र कहलाते हैं। और रंध्र के द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है और उसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो रंध्र समझ में आ गया ना आप लोगों को क्या होता है। तो सिंपल भाई छोटा सा टॉपिक है रंध्र, इसमें रट्टा मारने वाली क्या बात है भाई, नहीं समझ में आ रहा है। किसी भी पौधा है, पौधा की बाहरी परत है, वाय परत है, वाय परत मुलायम होती है, वो वाय परत में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो रंध्र कहलाते हैं। और रंध्र का काम क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो गैसों का आदान प्रदान होता है उसी रंध्र के द्वारा, और क्या है, कुछ नहीं। चलिए रंध्र क्लियर हो गया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बता दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा प्यारा प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा, आइए तो देखिए प्रश्न नंबर दूसरा क्या बोला है उसको समझते हैं। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा, अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उस श्वसन प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। कह रहा है कि उस श्वसन प्रक्रिया का नाम लिखना आप लोगों को बताना है कि वो प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं होती। भाई क्या है देखते हैं। तो कह रहा है कि वह है अनाक्षिक श्वसन। अनाक्षिक श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। किस श्वसन में, अनाक्षी, देखो नाम से ही मालूम चला अनाक्षी मतलब जिसमें ऑक्सीजन ही नहीं हो। तो कह रहा है कि अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता, अतः यहाँ एथिल एल्कोहल C2H5OH तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से ATP के 2 अणु प्राप्त होते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना आसान है ना कि उस श्वसन प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, उसका नाम है अनाक्षिक श्वसन। तो अनाक्षिक श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि इस जो क्रिया होता है इस क्रिया के दौरान जो ग्लूकोज होता है उसका पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है। अब पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है इसलिए उसमें एथिल एल्कोहल और क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। और इसमें ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP अणु प्राप्त होते हैं, तो एक ग्लूकोज के अणु से ATP के 2 अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। तो उस श्वसन प्रक्रिया के नाम बताइए जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, तो अनाक्षिक श्वसन है। ठीक है, पूरा अच्छे तरीके से 2 लाइन में हमने अच्छी तरह से लिख दिया। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना, इसमें रट्टा मारने वाली क्या बात है। अनाक्षिक श्वसन में भाई ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एथिल एल्कोहल और आपके कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। और इसमें ग्लूकोज का एक अणु जो होगा ना वो ATP के 2 अणु प्राप्त करते हैं। बस क्लियर हो गया। चलिए हमको तो नहीं लगता कि अब भाई दिक्कत होगा इसमें। प्रश्न नंबर तीसरा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर तीसरा क्या है भाई उसको देखते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं, इनमें सबसे बड़ा वेश्म कौन सा है। बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो चलिए देखते हैं कि मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं और इसमें बड़ा वेश्म क्या है। तो मानव हृदय में एक गहरे लाल रंग की त्रिकोणीय मांसल संरचना है। कह रहा है कि हमारे हृदय के मानव हृदय के एक गहरे लाल रंग की त्रिकोणीय मांसल संरचना है। इसमें 4 वेश्म होते हैं। हृदय में कितने वेश्म होते हैं, 4 वेश्म होते हैं। और इसके आगे के चौड़े भाग को अलिंद तथा पीछे के संकरे भाग को क्या कहते हैं, नीले कहते हैं। और अलिंद व नीले एक पट द्वारा दाएं व बाएं अलिंद व नीले में क्या होते हैं, बटे होते हैं। और बायां नीले सबसे बड़ा वेश्म होता है। तो कितना बहुत प्यारा प्रश्न है, हमसे पूछ रहा है कि मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं, इनमें सबसे बड़ा वेश्म। तो भाई कह रहा है कि मानव हृदय जो होता है ना एक गहरे लाल रंग की त्रिकोणीय संरचना होती है और इसमें 4 वेश्म पाए जाते हैं। इसके आगे के चौड़े भाग को हम अलिंद कहते हैं तथा पीछे के संकरे भाग को नीले कहते हैं। और जो अलिंद और नीले होता है वो एक पट के द्वारा दाएं और बाएं अलिंद में क्या होता है, नीले में बटे होते हैं। और जो बायां नीले होता है ना वही सबसे बड़ा वेश्म होता है। बायां नीले सबसे ज़्यादा बड़ा मतलब सबसे बड़ा वेश्म होता है। मतलब इस प्रश्न का यही तो उत्तर दिखाना था कि कितने वेश्म, तो 4 वेश्म, सबसे बड़ा वेश्म। तो सबसे बड़ा वेश्म क्या है आपका, बायां नीले है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न नंबर तीसरा है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। प्रश्न नंबर तीसरा है, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है प्रश्न नंबर 4 उसको देखते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 यह है कि वृक्क के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, लिखिए। कह रहा है कि वृक्क जो है तो वृक्क के प्रमुख कार्य लिखना है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, वृक्क के प्रमुख कार्य कौन कौन से लिखना है। तो उत्तर सिंपल से लिखिए, वृक्क के कार्य निम्न है। 3-4 हम लोग कार्य बता देते हैं, पूरा नंबर मिल जाएगा। पहला कार्य क्या है कि वृक्क रुधिर के माध्यमों से शरीर के अंत वातावरण को संतुलित बनाए रखते हैं तथा रुधिर के pH मान को स्थिर बनाए
रखते हैं। मतलब पहला तो यही कार्य हो गया कि वृक्क जो होता है रुधिर के माध्यम से, मतलब कि ब्लड के माध्यम से शरीर के अंत वातावरण को संतुलित बनाए रखता है। कौन सा? वृक्क। तथा रुधिर के पीएच मान को स्थिर रखता है। कौन? वृक्क। पहला तो कार्य यही हो गया इसका, ठीक है। प्रमुख कार्य, पहला तो कार्य वर्क इसका इंपोर्टेंट तो यही हो गया। दूसरा वर्क क्या है इसका वृक्क का? यह नाइट्रोजनी वजन पदार्थ को मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। कह रहा है कि जितने भी नाइट्रोजन के गंदे पदार्थ होंगे उसको वृक्क मूत्र के सहायता से बाहर निकाल देता है। दूसरा कार्य हो गया। तीसरा क्या है कि यह रुधिर के परासरणीय दाब पर नियंत्रण रखकर दाब को भी नियंत्रित रखते हैं। कह रहा है कि यह रुधिर के परासरणीय दाब पर नियंत्रण रखकर किसको? दाब को भी यह नियंत्रित रखता है। तथा ऑक्सीजन की कमी होने पर वो रेड ब्लड कॉर्पोरेशन, ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं के निर्माण को क्या कर देता है? प्रेरित करता है। तो ये तो तीसरा भी कार्य हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें सोचने वाली क्या बात है, यही कार्य तो है इसका कि परासरणीय दाब पर भी नियंत्रण रखकर दाब को भी नियंत्रित रख देता है और ऑक्सीजन की कमी होने पर किससे? लाल रुधिर कणिकाएं का निर्माण को क्या करता है? प्रेरित करता है। जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी तुरंत रेड ब्लड कॉर्पोरेशन का निर्माण कर देगा, ठीक है, वृक्क। तो तीसरा कार्य तो यह हो गया। चौथा कार्य क्या है देख लीजिए कि अनेक प्रकार के वाय पदार्थों, जैसे औषधि के अतिरिक्त मात्रा में औषधियों के रंग हुआ, विषैले पदार्थ हुआ, को क्या कर देता है? निष्कासित कर देता है, ठीक है। तो अनेक प्रकार के जो वाय पदार्थ होंगे, जो जैसा कि हमने बताया कि औषधि के अतिरिक्त मात्रा, औषधि के रंग, विषैले पदार्थ को क्या कर देता है? निष्कासित कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण 4 हमने आप लोगों को कार्य बताया वृक्क का। प्रश्न बहुत ज़्यादा वृक्क का एक प्रश्न बनना तय है, ठीक है, 2022 बोर्ड एग्जाम में वृक्क से बहुत प्यारा प्रश्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगर प्लेनेरिया या हाइड्रा को कोई टुकड़ों में काट दे, कह रहा है कि अगर प्लेनेरिया है या हाइड्रा है उसको कई टुकड़ों में अगर काट दें तो इसका क्या परिणाम होगा? इस क्रिया का वर्णन कीजिए। या इसी प्रश्न को इस प्रकार 2 तरीके से पूछा जाता है कि प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन द्वारा अलैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। ये दोनों प्रश्न कई बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, कभी कभी इस स्टाइल से तो कभी कभी इस स्टाइल से। हमने दोनों स्टाइल इंक्लूड कर दिया कि कहीं तरह से पूछे आंसर एक ही बताएंगे आप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई कि प्लेनेरिया हाइड्रा को कई टुकड़ों में काटने पर क्या परिणाम होता है। चाहे आप उसी को ये कह सकते हैं कि प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन द्वारा अलैंगिक जनन का वर्णन करना है। तो चलिए देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि यदि प्लेनेरिया हाइड्रा को अनेक टुकड़ों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग वृद्धि एवं विभाजन द्वारा संपूर्ण हाइड्रा या प्लेनेरिया का निर्माण कर लेता है। कह रहा है कि अगर प्लेनेरिया हाइड्रा है और उसको कई टुकड़ों में काट देंगे ना तो पूरा कई टुकड़ों में काटने के बावजूद भी उसका प्रत्येक छोटा छोटा सा भाग अपने आप वृद्धि होकर संपूर्ण हाइड्रा प्लेनिया का निर्माण कर लेगा, ठीक है। और शरीर के नव निर्माण की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पुनरुद्ध भवन कहते हैं, ठीक है। शरीर के नव निर्माण की प्रक्रिया को पुनरुद्ध भवन कहते हैं। ट्रेम्बले के अनुसार पुनः 1.6 मिमी तक का हाइड्रा का टुकड़ा पूर्ण जीव का निर्माण कर सकता है। समझ लीजिए 1.6 मिमी एकदम छोटा सा छोटा टुकड़ा अगर हाइड्रा कराएगा ना तो पुनः अपना एक संपूर्ण जीव धारण कर लेगा। तो वही चीज़ होता है भाई कि प्लेनेरिया हाइड्रा को अगर कई टुकड़ों में काट दे तो इसका परिणाम यही होगा कि अगर प्लेनेरिया और हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो पूर्ण रूप से पुनः अपना फिर जीवित एक अपना रूप बना लेगा, ठीक है। और पुनः अपना रूप बना लेना, अपना जीवित रूप बना लेना, ये पुनरुद्ध भवन कहलाता है, ठीक है। और ट्रेम्बले के अनुसार, ट्रेम्बल ने बताया कि अगर किसी भी हाइड्रा या प्लेनेरिया है 1.6 मिमी तक छोटा रहेगा तभी भी उसको उतना छोटा काट देंगे ना तभी भी वो अपना पूर्ण एक जीव निर्माण कर लेगा, ठीक है। तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 5वां क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ा सा भी डाउट आप लोगों को प्रश्न 5वां में नहीं होगा, यही याद करके जाइए, आप बोर्ड एग्जाम में जाके तहलका मचा दीजिए, बात खत्म, ठीक है। चलिए आइए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है क्या? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका प्रश्न है कि पुमंग एवं जायंग में अंतर लिखिए, ठीक है। बताना है कि पुमंग क्या होता है, जायंग अंतर बताना है। तो सिंपल करना क्या है, एक साइड पुमंग का एक और जायंग लिख दीजिए, अंतर स्पष्ट हो जाएगा। पुमंग यहाँ लिख दीजिए, जायंग यहाँ। पुमंग में पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह नर जननांग है। पुमंग क्या होता है? नर जननांग है। वह इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। सिंपल, पुमंग किसे कहते हैं? यह नर जननांग है और इसके प्रत्येक इकाई को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। उसी तरह जायंग, तो जायंग नर है तो मादा जनन होगा, तो जायंग क्या है? यह मादा जननांग है। वह इसकी प्रत्येक इकाई को अंडप कहते हैं। इसके प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं, तो इसके प्रत्येक इकाई को अंडप कहते हैं। बात क्लियर? दूसरा है
कि पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है। कह रहा है कि जो पुंकेसर होता है तो पुंकेसर का जो अगला फूला हुआ भाग है उसको हम कहते हैं परागकोश कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि नर युग्मक या परागकण बनते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि अंडप, अब अंडप का निचला फूला हुआ भाग, इसका पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है ना। अंडप में सुनिए, अंडप का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है, जिसमें क्या होता है बीजांड उपस्थित होता है और बीजांड में मादा युग्मक या अंड बनता है। तो लीजिए भाई, पुमंग और जाएंग में अंतर एकदम अच्छे तरीके से हमने स्पष्ट कर दिया। ठीक है, तो इधर पुमंग इधर जाएंग, ये प्रश्न नंबर 6 है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और चले जाइएगा 2022 ऊर्जा में, इससे बाहर तो भाई बन ही नहीं सकता पेपर। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई, उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं और इसके जन्मदाता कौन थे, ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं भाई कि आनुवंशिकता क्या है। तो कह रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय और परस्पर संबंधित जीवों की आनुवंशिकता समानताओं तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी की आनुवंशिकता कहलाता है। कितना सिंपल है। कह रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय और परस्पर संबंधित जीवों की आनुवंशिक समानताओं विभिन्नताओं का किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी की या आनुवंशिकता कहलाती है। तथा इसके जन्मदाता जो थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। इनके जन्मदाता कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल थे। वह मेंडल ने क्या दिया था? मेंडलिज्म दिया था। वो मेंडल ने क्या इनका नाम दिया था? मेंडलिज्म दिया था। बस क्लियर। तो आनुवंशिकता समझ में आ गया, इनके जन्मदाता भी समझ में आ गया, बात खत्म। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम की दृष्टिकोण से। ठीक है, सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करके जाइएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8वां वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 8वां क्या है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां है कि यदि किसी चूहे की पूंछ काटकर प्रजनन कराया जाए तो बच्चा कैसा पैदा होगा और क्यों। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कि यदि किसी चूहे की पूंछ काटकर प्रजनन कराया जाए तो बच्चा कैसा पैदा होगा और क्यों। तो देखते हैं भाई। कह रहा है कि यदि किसी चूहे की पूंछ काटकर प्रजनन करा दिया जाए तो चूहे का जो बच्चा होगा ना वो सामान्य अर्थात पूंछ युक्त होगा। मतलब कि अगर पूंछ काट, किसी चूहे को पूंछ काट दिया जाए, उससे प्रजनन करा दिया जाए तो उसका जो बच्चा पैदा होगा तो पूरा अच्छा पैदा होगा। ये नहीं कि उसकी भी पूंछ कटी रहेगी, नहीं, बिल्कुल अच्छा पैदा होगा। क्योंकि कटी पूंछ एक वंशागत लक्षण नहीं है। कटी हुई पूंछ क्या होता है? एक वंशागत लक्षण नहीं होता है। अगर मनुष्य में अगर वंशागत लक्षण अगर ये वाला रहता ना तो उसकी भी पैदा होता तो बच्चा का जो पूछ रहा था अभी कटा हुआ होता, लेकिन वो वंशागत लक्षण नहीं है, इसलिए वो पूरा अच्छा से पैदा होगा। तो फिर लिखिए, आगे लिखा है कि शारीरिक संरचनाओं में होने वाले परिवर्तन संतानों में स्थानांतरित नहीं होते हैं। कह रहा है कि जो शारीरिक संरचनाओं में होने वाले परिवर्तन होता है वो संतान में स्थानांतरित नहीं होता है। यानी कि आपका पैर कटा हुआ है तो आपका लड़का कभी जो पैदा होगा उसका पैर कटा रहेगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वंशागत लक्षण नहीं होता है। और इसमें वही कह रहा है कि संरचनाओं में होने वाले परिवर्तन संतानों में स्थानांतरित नहीं होते हैं। केवल जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। केवल किस में? जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन जो होता है ना वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि यदि किसी चूहे की पूंछ काट कर प्रजनन कराया जाए तो बच्चा कैसा पैदा होगा और क्यों होगा। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने बता दिया है, इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। प्रश्न नंबर 8वां है। ठीक है, आई होप तो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 8वां। और प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। और प्रश्न नंबर 9 देखिए, बहुत प्यारा प्रश्न है। क्या है कि डीएनए का पूरा नाम लिखिए और यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है। देखिए कितना प्यारा प्रश्न है। डीएनए का पूरा नाम लिखना है और यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है अभी बताना है। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए द्वारा आरएनए का क्या किया जाता है? संश्लेषण किया जाता है। डीएनए के द्वारा आरएनए का संश्लेषण किया जाता है, जो कि क्या प्रोटीन संश्लेषण के लिए अति आवश्यक होता है, जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए अति आवश्यक होता है। और इस प्रक्रम को हम अनुलेखन कहते हैं। तो बात खत्म। डीएनए समझ आ गया ना। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक होता है। डीएनए आरएनए का संश्लेषण करता है, जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होता है? अति आवश्यक होता है। और इस प्रक्रम को अनुलेखन कहते हैं। 2 3 4 पॉइंट है, बस फैक्ट वही चीज़ लिख देना है, नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10वां।
प्रश्न नंबर 10वां, प्रश्न नंबर 10वां क्या है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक है? बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन पाचन में सहायक होता है? तो भाई पढ़ते हैं, अग्नाशय के जठर रस में पेप्सिन, छोटी आंत के अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन और काइकोट्रिप्सिन तथा आंतीय रस में इरेप्सिन नामक एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन पाचन में सहायक होता है। कह रहा प्रोटीन पाचन में सहायक बहुत सारे एंजाइम होता है, कहाँ कहाँ होता है देख लीजिए। तो अमाशय के जठर रस में एक पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि पाचन में सहायक होता है। छोटी आंत के अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन और आपका काइमोट्रिप्सिन तथा आंतरीय रस में इरेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि यह प्रोटीन जो होते हैं सभी जितने में नाम यहाँ पे लिखा है, यह सभी प्रोटीन जो है पाचन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो यह 10 महत्वपूर्ण आप लोगों को अति लघुत्री भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इससे बाहर तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता बोर्ड एग्जाम में, पूरा दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, 100% इस बात की गारंटी है मेरी। ठीक है, चलिए आइए अब हम देखने वाले हैं 5 लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 5 लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला प्रश्न इसमें है कि अमाशय किसे कहते हैं, इसके 3 प्रमुख कार्य लिखिए। या तो इसी प्रश्न को पूछेगा कि अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अमाशय किसे कहते हैं, इसके 3 प्रमुख कार्य भी लिखना है। या तो प्रश्न इस प्रकार भी पूछता है कि अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो चलिए देखते हैं भाई। तो उत्तर के माध्यम से, अमाशय जो है उदर गुहा में स्थित जे आकार की थैलीनुमा संरचना है। कह रहा कि जो अमाशय होता है ना वो उदर गुहा में पाया जाता है और उसका जो आकार होता है वो देखिए कैपिटल जे देखे हैं तो कैपिटल जे की आकार के थैलीनुमा संरचना है और यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। ठीक है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है क्या, अमाशय, जिसकी लंबाई कितनी होती है 24 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। ये फैक्चुअल चीज़ें याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके कार्य देखने वाले हैं। तो अमाशय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। तो चलिए भाई देखते हैं कार्य कौन सा है। तो पहला कार्य इसका है कि अमाशय में पेशीय कुंचन गति के कारण भोजन लुगदी में रूपांतरित होता है। कह रहा कि अमाशय में हमारे पेट में पेशीय कुंचन गति के कारण एक गति काम करती है इस तरह फंक्शन, तो वो गति कुंचन गति कराती है, उसके कारण भोजन का लुगदी में रूपांतरित होता है। ठीक है, ये तो पहला इसका कार्य हो गया अमाशय में। दूसरा अमाशय कार्य क्या होता है कि जठर रस में उपस्थित जो यस्यल भोजन को सड़ने से बचाता है। हमारे अमाशय में जठर रस में एक आपका पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आप लोग भी जानते हैं, और यह भोजन को सड़ने में बचाता है तथा जीवाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यस्यल क्लियर हो गया। तो दूसरा आपका कार्य हो गया। तीसरा क्या है कि अमाशय से स्रावित जठर रस में उपस्थित पेप्सिन, रेनिन तथा लाइपेज एंजाइम द्वारा प्रोटीन, दुग्ध तथा वसा का पाचन करते हैं। कह रहा है कि हमारे अमाशय में जो जठर रस में कुछ एंजाइम उपस्थित होते हैं, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, ये एंजाइम है जो कि हमारे जठर रस में उपस्थित होते हैं और यह प्रोटीन, दुग्ध तथा वसा का क्या करते हैं, सब पाचन करते हैं। तो देखिए यह आपका अमाशय का हमने कर भी आप लोगों को बता दिया कि कार्य उसके क्या है। तो आई होप आपको पहला प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट आपको नहीं होगा प्रश्न नंबर पहले में। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर दूसरा क्या है कि श्वसन तथा श्वास में अंतर बताइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, श्वसन तथा श्वास में अंतर बताइए। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टिकोण से। एक और श्वसन, एक और श्वास आपको हेडिंग डालना है। ठीक है, और इसमें पहला पॉइंट लिखना है श्वसन में क्या अंतर बताना है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है प्रश्न है। तो पहला पॉइंट, श्वसन एक अपचयी क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होती है। कह रहा है कि श्वसन जो होता है ना एक अपचयी क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसी तरह पहला इसमें लिखना है श्वास में पहला, यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का वही क्षेपण करता है। यह पहला अंतर हो गया। दूसरा, यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है। श्वसन जो होता है यह क्रिया कहाँ होती है, कोशिकाओं के अंदर होती है और यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है। जो श्वास होता है इसमें जो क्रिया होती है कोशिकाओं के बाहर होती है क्रिया। इसके बाद तीसरा, इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता होती है। श्वसन में एंजाइमों की आवश्यकता होती है लेकिन श्वास में इसमें एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा, इस क्रिया में मुख्य श्वसनांग माइटोकॉन्ड्रिया होती है और इसमें मुख्य श्वसनांग फेफड़े होते हैं।
इसमें मुख्य श्वसनांग फेफड़े होते हैं और इसमें क्या होता है, इस क्रिया में मुख्य श्वसनांग माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये 4 अंतर हमने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है और इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप दूसरा प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर कीजिए, ठीक। तो हमने अच्छे तरीके से लिखा है। चलिए प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर तीसरा है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या है कि हीमोग्लोबिन क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, श्वसन क्रिया में इसका क्या भूमिका है। 2 बार लिख दिया हूँ, बस एक बार क्रिया होगा। हीमोग्लोबिन क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, श्वसन क्रिया में इसकी क्या भूमिका है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको पढ़ेंगे या कैसे लिखेंगे। हेडिंग पहले डालेंगे क्या, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे कि यह एक जटिल प्रोटीन है। क्या, यह एक जटिल प्रोटीन है। इसका निर्माण जो होता है वो लवण युक्त वर्णक हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से होता है, ठीक है। इसका निर्माण कहाँ से होता है, लवण युक्त वर्णक हीम से तथा ग्लोबिन प्रोटीन से होता है। किसका, हीमोग्लोबिन का निर्माण। यह एक जटिल प्रोटीन होता है। सभी पृष्ठवंशियों में यह लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। केंचुए तथा अपृष्ठवासियों में यह रुधिर प्लाज्मा में धुला रहता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर अस्थायी यौगिक ऑक्सीमोग्लोबिन बनाता है। करा कि हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन से मिलकर अस्थायी यौगिक क्या, ऑक्सीमोग्लोबिन बनाता है और कोशिकाओं तथा ऊतकों में पहुंचकर फिर क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन विखंडित होकर क्या बना देता है, ऑक्सीजन को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। यह प्रक्रिया निरंतर क्या होती है, चलती रहती है। अतः हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक का कार्य करता है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, यह श्वसन में सहायक करता है तथा रुधिर में पाए जाने के कारण पूरे शरीर ऑक्सीजन का संचरण करता है। इसी के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, तो रुधिर के भी माध्यम से, मतलब हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही होता है। यदि इसकी अनुपस्थिति रहेगी, अगर यह नहीं रुधिर पाया जाएगा, मतलब हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा, तो ऑक्सीजन के परिवहन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जब भाई हीमोग्लोबिन पाया नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन होगा नहीं, तो ऑक्सीजन का शोषण होगा, परिवहन होगा नहीं, तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो पूरा का पूरा कार्य हमने अच्छे तरीके से लिख दिया कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को यह प्रश्न जो है याद होना ही चाहिए, क्योंकि प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे प्रश्न है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब कुछ तो याद ही हो गया होगा आप लोगों को यहीं पे कि हीमोग्लोबिन क्या है, किस तरह चेंज होता है, उसमें ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार होता है, ठीक है। कब ऑक्सीमोग्लोबिन कोशिकाओं में बढ़ जाता है, ऑक्सीमोग्लोबिन विखंडित होकर ऑक्सीजन मुक्त कर देता है, ठीक है। ये सारी डिटेल, सारी चीज़ें हमने इसमें लिखा है और पढ़ के बताया भी है। तो ये प्रश्न नंबर क्या था, 3 क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 4 जो अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न नंबर 4 क्या है कि वातपोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके महत्व को चित्र की सहायता से समझाइए। चित्र बनाना है, बनाया भी हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि वातपोत्सर्जन किसे कहते हैं और इसके महत्व को चित्र की सहायता से समझाना। तो पहली हेडिंग आपकी क्या रहेगी, वातपोत्सर्जन। पहली हेडिंग क्या रहेगी, वातपोत्सर्जन। चलिए देखते हैं कि वातपोत्सर्जन होता क्या है। कह रहा है कि पादपों के, मतलब पौधों के वायवीय भागों द्वारा जल के वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कह रहा है कि पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल के वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होती है और रंध्रों द्वारा नियंत्रित होती है। कह रहा है कि हमारा पौधा है, पौधा में जो छोटे छोटे जलवाष्प के कण होंगे, पानी के कण होंगे, तो और पानी के कण अगर सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा विकृत होकर वह अगर उड़ जाएगा तो उसी को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। और ये क्रिया रंध्रों के द्वारा होती है, मतलब रंध्र जो जस्ट पढ़े के रंध्र किसे कहते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग देखिए, हेडिंग डालिए, प्रयोग लिखिए कि एक गमले में, इसका प्रयोग कैसे करेंगे देखिए, गमले के साथ वही करा कि चित्र के द्वारा समझाइए। एक गमले में लगे स्वस्थ पादप को, देखिए गमले में लगे स्वस्थ पादप को जिसमें पत्तियां अधिक हो, देखिए पत्तियां अधिक हो, अच्छी तरह पानी से सोच लेते हैं, मतलब उसी तरह उसमें पानी में डाल के सोच लेंगे, ठीक है। इसको पानी भिगो लेंगे। इसकी मिट्टी और गमले को रबड़ अथवा पॉलीथीन की चादर से पूरी तरह ढक लेते हैं। देखिए पूरा हमने क्या किया, ढक लिया है, ठीक है। या गमले को कांच की प्लेट पर रखकर बेलजार से ढक लेते हैं। देखिए बेलजार से हमने क्या हुआ है, ढका हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, चित्र बना लीजिएगा। जल की देखिए बूंदे हैं, यह बेलजार से ढका हुआ है, पादप पौधा है, यह ग्रीस है, ठीक है। ये फिगर बना लीजिए। इसके बाद क्या करते हैं, तब इतना काम कर लेंगे तो बेलजार के आधार पर ग्रीस लगाकर, जो बेलजार ढके रहेंगे, देखिए ग्रीस लगाया ना अपने, ग्रीस लगाकर उपकरण को पूर्ण तथा वायुरुद्ध कर लेते हैं,
ठीक है। वायुरुद्ध का मतलब इसमें हवा का रस नहीं हो पाएगा। उपकरण को धूप में रख देते हैं। कुछ समय के बाद बेलजार की भीतरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देने लगती हैं। ठीक है। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि पादप के जो वायुवीय अंगों से जो जलवाष्प निकलती है, जो संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में एकत्र हो जाती है, और इससे स्पष्ट है कि पादपों में वाष्पोत्सर्जन होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना अच्छे तरीके से हमने लिखा है, और एक एक पॉइंट आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ, तो सब कुछ स्पष्ट होता जा रहा होगा कि भाई कैसे प्रयोगों के द्वारा सिद्ध कर पाएंगे कि भाई वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है। ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद वाला जो प्रश्न है तो आग लगा देगा एग्जाम में, क्योंकि प्रश्न ही बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्या है कि वृक्काणु, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है, तो विक्राणु नेफ्रॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर इसका कार्य लिखना। चित्र बनाया हूं भाई, देख लीजिए, ये है आपका विक्राणु का चित्र, जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। इसका चित्र बनाना है और कह रहा है इसका कार्य बताइए। तो चित्र तो यहाँ पे नोटिस कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कार्य यहाँ से देखेंगे। तो वृक्काणु का कार्य क्या है, इसका प्राथमिक जो कार्य होता है वो रुधिर में से यूरिया व नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थों का हटाना होता है। इसका कार्य क्या होता है विक्राणु का, तो विक्राणु का जो मेन कार्य होता है वो रुधिर में से यूरिया को और नाइट्रोजन को, जो गंदे पदार्थ होंगे वर्ज्य पदार्थ को हटाना होता है। और इसके अतिरिक्त हम बात करें तो इसके अतिरिक्त इसके अन्य कार्य और क्या है, अमोनिया विष औषधियाँ, रंगा पदार्थ, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, जो जल आदि हैं की मात्रा को रुधिर में कम करके रुधिर की समस्थैतिकता को बनाए रखना इसका कार्य होता है विक्राणु का। ठीक है। और यह मूत्र का निर्माण व चयनात्मक पुनरावशोषण द्वारा लाभदायक पदार्थों को वापस रुधिर में पहुंचाने का कार्य भी यह करता है। यह मूत्र का निर्माण और क्या चयनात्मक जो पुनरावशोषण द्वारा लाभदायक जो पदार्थ होंगे उसको वापस रुधिर में पहुंचाने का भी कार्य करता है कौन, विक्राणु। और ये विक्राणु का चित्र है, और ये वाला पोर्शन विक्राणु धमनी की शाखा कहलाती है, या अविवाहिक धमनियां कहलाती है। जो पोर्शन दिखाई दे रहा है यह केशिका गुच्छा कहलाती है, अपवाही नलिका कहलाती है, यह समिस्त कुंडलिक कहलाती है नलिका, और वही नलिका इसे बोलते हैं। ठीक है। फिगर आप देख लीजिए, रुधिर कोशिकाओं की जाल, ये जो मैं लगाया हूँ एरो लगा के, यह सब रुधिर कोशिकाओं की जाल है। ये आपका हेनले का लूप है, क्या है, हेनले का लूप, ये वाला पोर्शन। ये वाला आपका क्या है, आरोही नलिका है। ये वाला पोर्शन डंडी आकार का संग्रह वाहिनियां, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये दूरस्थ कुंडली नलिका है। तो देखिए हमने सब कुछ फिगर बना के नामकरण किया है, बस आपको नोट करके जाना है। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखने वाले हैं 2 महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न और 3 महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, क्योंकि हमने बोला था कि महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे। तो देखिए 3 महत्वपूर्ण हम देखने वाले दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिसमें से पहला प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि मेंडल के नियमों की उदाहरण सहित व्याख्या करना है, कि मेंडल के नियम को उदाहरण सहित आपको बताना है। 3 महत्वपूर्ण यह प्रश्न अगर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न के माने जाने प्रश्न हैं। इससे बाहर तो एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरा वादा आप लोगों से। तो चलिए, आनुवंशिकता करा कि मेंडल के नियमों को, तो मेंडल का नियम क्या था, आनुवंशिकता नियम दिया था। तो आनुवंशिकता हेडिंग डाल लीजिए, लिखिए कि जीव, आनुवंशिकता नियम उन्होंने क्या बताया था कि जीवों को सभी लक्षण अपने जनकों से प्राप्त होता है। देखिए, अब जो भी जीव रहता है उसका कोई भी लक्षण होता है उसके जनक से, उसके माता पिता से ही प्राप्त होता है, और इन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है। जैसे में आपका जो लक्षण होगा आपके माँ बाप का लक्षण पड़ा होगा, और वही लक्षण आपको आनुवंशिक लक्षण कहलाता है। और ये आनुवंशिक लक्षण जो है वो जनक के उसकी संतति में जाते रहते हैं। ये जो लक्षण होते हैं वो एक संतति से दूसरी संतति में, जैसे आपके माता पिता का लक्षण आप में, तो आपके लक्षण आपके लड़के में पाया जाता है। ठीक है, यह जारी रहता है। ठीक है, कह रहा है कि इन लक्षणों को वंशागति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होती है। ठीक है, वही जो हम बताएं वही चीज लिखा गया है। इस प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। इसी प्रक्रिया को जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में यह जो गुण है प्रक्रिया जारी रहता है, इस प्रक्रिया को यह आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे में मनुष्य की संतान मनुष्य, बिल्ली की संतान बिल्ली, हाथी की संतान हाथी ही होती है। ठीक है, अगर मनुष्य की संतान मनुष्य तो होगा, बिल्ली की संतान तो बिल्ली ही होगी, हाथी की संतान हाथी तो होगी, तो यही आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, मेंडल ने मटर के पौधे में संकरण कराया। ठीक है, और अपने परिणामों के आधार पर वंशागति के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला, और कहा कि मेंडल के बाद डी व्रीज, मेंडल के बाद क्या, एक वैज्ञानिक थे डी व्रीज, और एक थे कार्ल्स कार्लेन, ठीक है, कार्ल्स कारेंस तथा एरिक वान शेरमार्क्स ने मेंडल के लिए
किए गए कार्य की पुष्टि की। मेंडल के इन निष्कर्षों को ही मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। क्लियर हो गया ना आप लोगों को पूरा मेंडल का आनुवंशिकता नियम क्या था। फिर कह रहे हैं कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर निम्नलिखित 3 नियमों को प्रतिपादित किया और इन नियमों को मेंडल के आनुवंशिक नियम के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। इतना पोर्शन बस आपको लिख देना है कि मेंडल के नियम क्या है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो मेंडल के 3 नियम थे। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के पोर्शन दिखाई दिया। ठीक है, क्लियर याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को। तो मेंडल के नियमों को उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो चलिए देखिए नियम, तो नियम बहुत ज़्यादा 3 नियम बता देता हूँ, इसको आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, और इसको ईमानदारी से याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ तीनों नियम, उनका तीनों नियम याद करना है क्योंकि तीनों नियम को दर्शाना था। पहला प्रभाविता का नियम था, यहाँ पर लिख रहा हूँ और नोट कीजिए, ईमानदारी से बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर पास होना चाहते हैं हमारा बात मानिएगा क्योंकि ये लिखने बहुत बड़ा था। ये लिखिए प्रभाविता का नियम, पहला नियम उनका यह था और ये नियम रटे होने चाहिए। ठीक है, यही एग्जाम में आएगा, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम उनका क्या था, पृथक्करण का। तो पृथक्करण यहाँ मैं लिख देता हूँ, आराम से पहले नोट कर लीजिए, जो बात बता रहा हूँ उसको सोचिए। पृथक्करण, पृथक्करण के ये या तो इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, शुद्धता का नियम, ये दूसरा उनका नियम था। ठीक है, और तीसरा नियम क्या है जो कि याद करके आपको जाना है, स्वतंत्र आव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन होता हो, ये होता है अपव्यूहन का नियम। ठीक है, एक मिनट रुके रहिए। अब सही है, चलिए इसको जरूर से याद करिएगा। उन्होंने 3 नियम था, प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये तीनों नियम याद होना चाहिए, इसी में आपको लिखना है आंसर में। ठीक है, क्योंकि मेंडल के नियमों का उदाहरण सहित पूछा है। तो आनुवंशिकता क्या हमने बता दिया और ये तीनों नियम आपको याद होना चाहिए, तब जाके आप लोगों का ये वाला पोर्शन कंप्लीट होगा, ये वाला क्वेश्चन। चलिए अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा, लॉन्ग इंपॉर्टेंट में, कि जैव विकास की परिभाषा दीजिए तथा 2 ऐसे प्रमाणों की व्याख्या कीजिए जो जैव विकास को प्रमाणित करते हों। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले जैव विकास की हम परिभाषा देख लेते हैं। जैव विकास क्या है, तो कह रहा है कि सरल संरचना वाले जीवों से आधुनिक जटिल जीवों के क्रमिक विकास को जैव विकास कहते हैं। कह रहा है कि सरल संरचना वाले जो जीव हैं, तो कह रहा है कि सरल संरचना वाले जीवों से जो आधुनिक जटिल वाले जीवों के क्रमिक जो विकास को ही हम क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोगों का जैव विकास। अब जैव विकास के प्रमाण बताना है। ठीक है, जैव विकास के प्रमाण बताना है। तो चलिए अब हेडिंग डालेंगे हम लोग, क्या है, जैव विकास के प्रमाण यहाँ पे, और इसको देखेंगे। तो देखिए जैव विकास का प्रमाण हेडिंग डालिए, लिखिए। इसमें 2 प्रमाण बता देता हूँ यहाँ पे। पहला कि अफ्रीका के जंगलों में वातावरणीय परिवर्तन के कारण घास तथा शाकीय पादप नष्ट हो गए। कह रहा है कि अफ्रीका के जंगलों में जो वातावरणीय परिवर्तन के कारण जो घास है तथा शाकीय पादप हैं वो नष्ट हो गए, जिस कारण जिराफ पूर्वजों को, जो कि सामान्य आकार के थे, ऊंचे पादपों से भोजन प्राप्त करने के प्रयास में अपनी गर्दन तथा आगे की टांगों का अधिक उपयोग करना पड़ा। इसी कारण इनकी लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, जैव विकास में पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया ना। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों का कि अफ्रीका के जंगल में जो वातावरणीय परिवर्तन हुआ तो उसमें घास तथा शाकीय पादप नष्ट हो गए थे, और जिस कारण जिराफ जो है, जो पूर्वज थे जिराफ पहले का, जो कि सामान्य आकार के थे, जो बड़े आकार के थे, ऊंचे पादपों से भोजन प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रयास किया और अपनी गर्दन को उठाया, आगे बढ़ाया, टांगों को अधिक उपयोग करके अपना भोजन प्राप्त किया। इसी कारण इनकी लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। और दूसरा क्या है प्रमाण इसका, तो जैव विकास का दूसरा प्रमाण है कि रेंगकर चलने के कारण जो सांपों में पादों की अनुपयोगिता के कारण यह लुप्त हो गए, और लैमार्कवाद के अनुसार कोई जीव यदि उसके किसी अंग का अधिक उपयोग करे तो वह अंगों की पीढ़ी में विकसित हो जाता है, किंतु यदि वह किसी अंग का उपयोग न करे तो वह लुप्त या निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, ये भी जैव विकास का प्रमाण है दोनों। तो दोनों प्रमाण हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में कहा था कि जैव विकास किसे कहते हैं, उसके प्रमाण बताइए। तो हमने दोनों प्रमाण बता दिया। एक क्वेश्चन नंबर दूसरा है और यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं प्रश्न नंबर तीसरा।
प्रश्न नंबर तीसरा, यह छोटा प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लैमार्कवाद को समझाइए, लैमार्कवाद की आलोचना पर प्रकाश डालिए। कह रहा है कि लैमार्कवाद क्या है उसको समझाना है और लैमार्कवाद की आलोचना पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि लैमार्कवाद है क्या। चलिए यहाँ से आपको हेडिंग बना लेना है लैमार्कवाद। ठीक है, देखिए यहाँ पे हेडिंग आपको दिखाई दे रहा होगा लैमार्कवाद। चलिए देखते हैं कि लैमार्कवाद है क्या। तो लैमार्कवाद हेडिंग डालिए, लिखिए जीन बैप्टिस्ट, देखिए वैज्ञानिक नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, 1744 से लेकर 1829 एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1809 में जैव विकास के बारे में अपने सिद्धांत को फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक में प्रकाशित कराया। उनका सिद्धांत लैमार्कवाद के नाम से प्रचलित हुआ। एक वैज्ञानिक थे जो कि आप यहाँ पे नाम याद कर सकते हैं, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क इनका पूरा नाम था और ये फ्रांस के रहने वाले थे। और उन्होंने 1809 ईस्वी में जैव विकास के बारे में एक सिद्धांत दिया जो अपने फिलॉसफी जूलॉजिक नामक एक पुस्तक प्रकाशित कराया और उनका यह सिद्धांत लैमार्कवाद के नाम से क्या हुआ, प्रचलित हुआ। करा इनके प्रमुख 4 बातों पर प्रकाश डालो। ठीक है, देखते हैं कि इनके 4 बात क्या थे। पहला क्या था कि जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति। पहला, जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति। तो लिखेंगे लैमार्क के अनुसार जीवधारियों और उनके अंगों के आकार में वृद्धि तथा विकास की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। करा लैमार्क के बाद कि जो भी जीवधारी हैं उनके अंगों में आकार में वृद्धि होना तथा विकास की संभाविक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, दूसरा हेडिंग है वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। क्या, तो वातावरण के परिवर्तन के अनुसार जीव जो होते हैं स्वयं को अनुकूलन बनाने के लिए शरीर की संरचना और आदतों में क्या कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको वातावरण का सीधा प्रभाव इफेक्ट यही पड़ता है। ठीक है, कि आदमी जिस वातावरण में रहता है उस अनुसार माहौल में ढल जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा, अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग। ठीक है, तो कह रहा है कि वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप जीवधारियों अपने अंगों का उपयोग अथवा अनुप्रयोग करते हैं। उपयोग में आने वाले अंग अधिक विकसित होने लगते हैं। इसके विपरीत उपयोग में न आने वाले अंगों का धीरे धीरे क्या होने लगता है, ह्रास होने लगता है और अंत में वे लुप्त हो जाते हैं या अवशोषी अंगों के रूप में पाए जाते हैं। तो ये तीसरा हो गया अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग। चौथा जो हेडिंग आपको डालना है वह है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। क्या है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो इसमें है इसके अनुसार प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में जिससे वातावरण में रहता है उसके प्रभाव से अनेक लक्षण उपार्जित करता है। ठीक है, यही उपार्जित लक्षण उसकी संतानों में क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं तथा धीरे धीरे नई जाति क्या हो जाती है, बन जाती है। धीरे धीरे नई जाति का निर्माण हो जाता है और कोई भी अंग जिसका लगातार प्रयोग होता है धीरे धीरे आकार में बढ़ता जाता है। यहाँ आकार लिखिएगा, धीरे धीरे आकार में बढ़ता जाता है तथा जिस अंग का प्रयोग नहीं होता है उसका क्रमशः क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लैमार्कवाद के 4 कारण हमने अच्छे तरीके से उन्होंने जो दिया था। ठीक है, उनकी बातों पर जो उन्होंने 4 बातें बताया था लैमार्क ने, अच्छे तरीके से हमने हेडिंग के द्वारा समझाने की कोशिश किया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न भी क्लियर होता हुआ। तो जैसा कि आपने देखा कि पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो हमने आप लोगों को बायोलॉजी बना दिया। इससे बात बायोलॉजी अब जाना मुश्किल है। अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आपको बहुत बहुत आप लोगों का अच्छा मार्क्स आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, बस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक छोटे से प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।